बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कश्मीर में कोई उठापटक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जिक्र जरूर आता है। भारत में सालों पहले कम उम्र के युवा आईपीएस अफसर बने अजीत डोभाल के दिमाग का लोहा दुश्मन देश भी मानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके पीछे इस आईपीएस अधिकारी के मास्टरमाइंड को वजह माना जाता है। वो एक ऐसे भारतीय हैं जो खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी देने से गुरेज नहीं करते। वह पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय दूतावास में 6 साल तैनात रहे। कहा जाता है कि वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से सूचनाएं जुटाने के लिए लाहौर में मुसलमान बनकर भी घूमे। वे भारत के ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले पुलिस अधिकारी हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म हुआ था। इनके पिता इंडियन आर्मी में थे। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1968 केरल बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद साल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए। अजीत डोभाल ने कैरियर में अधिकतर वक्त खुफिया विभाग में ही काम किया। कहा जाता है कि वह 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे। अजीत डोभाल ने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यकाल में कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिए। सुरक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि साल 1986 में हुआ मिजोरम समझौते का श्रेय अजीत डोभाल को दिया जाना चाहिए। बीच के स्तर के आईबी अधिकारी के तौर पर अजीत डोभाल ने भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में घुसपैठ की और उनकी चोटी के 1 दर्जन कमांडरों को अपनी तरफ मोड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि एमएनएफ के नेता लाल डेंगा को भारत से शांति वार्ता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अजीत डोभाल लाल डेंगा के ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए और उनका विश्वास जीतने में पूरी तरह सफल रहे। प्रवीण दोथी ने कारवां पत्रिका के अगस्त 2017 में छपे अपने लेख अंडर कवर अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा है कि पाकिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान अजीत डोभाल कहूटा में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के पास एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल का सैंपल लेकर आए थे, जिससे यह तय करने में आसानी हुई कि कहूटा में किस ग्रेड के यूरेनियम के साथ काम किया जा रहा है। अजीत डोभाल को पसंद नहीं करने वाले लोग पीठ पीछे उनको दारोगा कहकर पुकारते हैं। विदेश मंत्रालय में उनके आलोचक भी उनकी एनएसए पाकिस्तान कहकर तफरीह लेते हैं। ऐसा करने की शायद वजह यह है कि इन लोगों की नज़र में डोभाल को कूटनीति और विदेश नीति की उतनी समझ नहीं है जितनी कि इस पद की दरकार है। इसलिए पिछले दिनों जब डोभाल की चीन के रक्षा मंत्री वांग यी से 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जब चीनी सेनाओं ने उस इलाके से पीछे हटना शुरू कर दिया जिस पर वो कुछ दिनों पहले अपना दावा करते आए थे, तो कई लोगों की भौहें ऊपर उठी थी। ये पहला मौका नहीं था जब डोभाल ने चीन को अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए मनाया था। साल 2017 में भी जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े थे, डोभाल ने ब्रिक्स बैठक के दौरान उस समय के अपने समकक्ष यांग जी ची से बात कर मामले को तूल पकड़ने से बचवाया था। उनकी ये बातचीत न सिर्फ फोन पर जारी रही बल्कि जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में मिलकर उन्होंने दोनों तरफ के सैनिकों के पीछे हटने का खाका तैयार किया था। इस कूटनीतिक बातचीत के बीच डोभाल चीनियों तक ये संदेश भी पहुंचाने में कामयाब रहे थे कि अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत खतरे में पड़ सकती है। भारत के इतिहास में डोभाल 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। साल 1998 में अमेरिका की तर्ज पर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ये पद बनाया गया था। इस पर पहली नियुक्ति पूर्व राजनयिक ब्रजेश मिश्रा की हुई थी, जो इस पद पर साल 2004 तक रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में रक्षा, खुफिया तंत्र और कूटनीति तीनों का समावेश होता है, लेकिन अब तक बने 5 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में से 3 ब्रजेश मिश्रा, जेएन दीक्षित और शिवशंकर मेनन कूटनीति के क्षेत्र से आए हैं। अजीत डोभाल से पहले एमके नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पहुंचने वाले अकेले खुफिया अधिकारी थे। आमतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेपथ्य में रहकर सलाह देने का काम किया करते थे। उनका काम दिल्ली में बैठकर हर जगह से सूचनाएं एकत्रित कर सरकार को सलाह देना हुआ करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल का इस्तेमाल गैर पारंपरिक मामलों के लिए किया है। जब दिल्ली में दंगे हुए तो नरेंद्र मोदी ने डोभाल को इलाके में कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए भेजा। ये शायद पहला मौका था जब किसी एनएसए ने न सिर्फ इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया बल्कि पीड़ित लोगों से भी बात की।
आमतौर से एनएसए ने इस तरह की चीजों को माइक्रो मैनेज करने और सरकार का चेहरा बनने की अपेक्षा नहीं की जाती। इस कदम को इसलिए भी असामान्य माना गया क्योंकि अमित शाह भारत के गृह मंत्री थे और दिल्ली की पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही थी। प्रधानमंत्री ने डोभाल को भेजने का अभूतपूर्व फैसला इसलिए लिया क्योंकि अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हजारों लोगों द्वारा स्वागत किए जाने के तुरंत बाद देश की राजधानी में इस तरह की हिंसा फैली कि ट्रंप की यात्रा कवर करने आए पूरी दुनिया की मीडिया की निगाह उस तरफ उठ गई थी। अजीत डोभाल दंगाग्रस्त इलाकों में एक नहीं 2 बार गए और उन्होंने न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए बल्कि दोनों समुदाय के नेताओं से बात कर तनाव को कम करने की कोशिश भी की। हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में डोभाल के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की भी इसके पीछे भूमिका थी। 1968 बैच के केरल काडर के अजीत डोभाल ने साल 1972 में भी थलासरी दंगों को काबू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक हफ्ते के अंदर स्थिति को सामान्य कर दिया था। यह पहली बार नहीं था जब डोभाल को अपनी परंपरागत भूमिका से आगे कर कुछ अतिरिक्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब कश्मीर में अगस्त में धारा 370 हटाई गई तो डोभाल ने कश्मीर में लॉकडाउन की शुरुआत के दिनों में पूरे एक पखवाड़े तक कैंप किया। उसी दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां वो कश्मीर के सबसे तनावग्रस्त इलाकों में से एक शोपियां में स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खाते देखे गए। एक और वीडियो में उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ बात करते हुए भी देखा गया। इन दोनों वीडियो से कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को संदेश गया कि कश्मीर में शांति है और वहां हालात नियंत्रण में है। कुछ सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अजीत डोभाल भारत के तीसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं। मोदी से उनकी नजदीकी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले शुरू हो चुकी थी जब डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन के प्रमुख हुआ करते थे। साल 1914 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, पूर्व राजनयिक हरदीप सूरी और अजीत डोभाल के नाम पर विचार हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोभाल के नाम पर मोहर लगाई। एक और दिलचस्प बात है, आम धारणा यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई नेताओं को आमंत्रित करने की सलाह उन्हें विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी ने दी होगी, लेकिन तथ्य ये है कि मोदी ने ऐसा अजीत डोभाल की सलाह पर किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस न्योते को स्वीकार कर मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी और इसको पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। चूंकि जयशंकर चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं और डोभाल ने अपने कैरियर का बहुत अधिक समय पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने में लगाया था, इसलिए उम्मीद की जाती थी कि मोदी चीन पर जयशंकर और पाकिस्तान पर डोभाल की सलाह को तरजीह देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। मोदी ने चीन के साथ सीमा विवाद पर डोभाल को अपना मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया और कूटनीतिक हलकों में इसकी चर्चा थी कि डोभाल ने मोदी से मांग कर ये भूमिका अपने लिए ली थी और अगर विदेश नीति पर नजर रखने वाले जानकारों की बात मानी जाए तो डोभाल ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को निराश नहीं किया है। अजीत डोभाल को हमेशा से एक ऑपरेशन मैन माना जाता रहा है। वो चीजों को दीर्घकालीन नजरिए से देखने के आदी नहीं रहे हैं। उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों के लिए जिस तरह की कूटनीतिक और राजनीतिक समझ की जरूरत होती है, डोभाल उसके लिए ट्रेंड नहीं है और न ही इस क्षेत्र में उनका कोई पूर्व अनुभव रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया है। चीन के साथ उनकी बातचीत के परिणाम इसके गवाह हैं।